नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 जो अपना भूगोल विषय है उसका जो पहला जो चैप्टर चल रहा था उसका एक जो नया टॉपिक है उसको हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है मानव भूगोल का विकास क्रम समय के गलियारे से। यानी कि मानव भूगोल का जो विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ, उसकी समय अवधि क्या रही थी, उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, उसके क्या क्या लक्षण थे, क्या क्या उपागम थे, इन बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए इसके अंदर तीन बातें हैं। पहले हम बात कर लेते हैं समय अवधि। ठीक है, समय अवधि तो ये हो गई पहली। दूसरा इसके अंदर हम बात करेंगे उपागम की, और तीसरे की हम बात करेंगे लक्षण की। तो ये जो तीन बातें हैं, इन तीन बातों के ऊपर ही ये मानव भूगोल का विकास क्रम है। तो इसके अंदर जो हमारा जो पहला आता है उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला आता है पूर्व उपनिवेश। उपनिवेश, पूर्व उपनिवेश युग। ठीक है, उपनिवेश का मतलब क्या होता है, किसी एक देश का किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर लिया, उसके ऊपर अधिकार कर लिया, और उसके ऊपर अधिकार करने के बाद में उसके ऊपर राजनीतिक सत्ता उसी देश की होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। इसके अंदर जिसकी बात की गई है उपागम के अंदर, तो वो जो उपागम है, उपागम का मतलब है इस पूर्व उपनिवेश युग के अंदर कुछ खास बात थी। वो खास बात क्या रही उसको हम क्या कहते हैं, उपागम कहते हैं। और वो जो था वो अन्वेषण व विवरण। विवरण का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना, अन्वेषण का मतलब होता है घूमना। ठीक है, यानी कि खोज करना, खोज करके उसके बारे में जानकारी हासिल करना, वो क्या कहलाता है, अन्वेषण व विवरण कहलाता है। इसके अंदर ये जो पहला जो उपागम है, इसके अंदर क्या लक्षण रहा था उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से मैं अगर बात करूं तो दो प्रकार के रहे थे। एक तो साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी, और दूसरा जो था वो व्यापारवादी था, व्यापारवादी। और इन दोनों ने क्या किया था, नए क्षेत्रों की, नए क्षेत्रों की खोज व विस्तृत जानकारी दी। ठीक, वो किस प्रकार से हम बात कर लेते हैं। देखो साम्राज्यवादी का मतलब होता है किसी एक देश का जो उसकी नीति क्या होती है, यानी कि अपने देश की सीमाओं को बढ़ाना। जब वो अपनी सीमाओं को बढ़ाएगा तो यानी कि वो उसके अनुसार क्या होगा, नए क्षेत्रों का उदय होगा। ठीक है, उन नए क्षेत्रों के बारे में ये खोज भी करता है और फिर वो जानकारी भी देता है। उसी प्रकार से ये व्यापारी वर्ग होते हैं, यानी कि अपने देश से किसी दूसरे देश के अंदर, यानी कि उन्हें कोई दूसरे देश का पता नहीं है, लेकिन वो यात्राओं के माध्यम से निकल पड़ते हैं और अन्य स्थान की खोज के अंदर जब वो व्यापार करने के लिए किसी अन्य स्थान के ऊपर जाते हैं तो जिससे क्या होती है, नए क्षेत्रों की खोज होती है और वहां के बारे में वो जानकारी देते हैं। तो ये जो था हमारा उपागम, ये अन्वेषण व विवरण के आधार के ऊपर था। इसे हम क्या कहते हैं, पूर्व उपनिवेश का युग कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद के अंदर हम दूसरे की बात कर लेते हैं। हम ये तो हो गई हमारी पहली समय अवधि। ठीक है, क्या हो गई, हमारी पहली समय अवधि। तो दूसरी समय अवधि जो है उसका जो नाम है वो है उत्तर उपनिवेश युग। ठीक है, उत्तर उपनिवेश युग। मैंने आपको उपनिवेश के बारे में बता दिया। अब यहां पर उपागम की हम बात करें तो ये प्रादेशिक विश्लेषण। अब प्रादेशिक विश्लेषण को समझने के लिए आपको इसके लक्षणों के ऊपर ध्यान देना होगा। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि किसी प्रदेश की
विस्तृत जानकारी देना, ये हमारा क्या कहलाता है? प्रादेशिक विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब एनालाइज करना, और प्रादेशिक का मतलब यानी कि किसी प्रदेश के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देना, ये क्या कहलाता है? प्रादेशिक विश्लेषण कहलाता है। तो इसका उपागम आपको ध्यान में रखना है, उत्तर उपनिवेशवाद के अंदर, यानी कि किसी प्रदेश के बारे में जानकारी देना है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस लाइन को आप क्या करना है? नोट लगाना है, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो तीसरा जो है हमारा 1930, अंतर्युद्ध की अवधि, अंतर्युद्ध की अवधि, ठीक है, इसके बारे में ये देखो 1930 का जो है अंतर्युद्ध की अवधि, इसके अंदर है उपागम जो हमारा रहेगा वो क्षेत्रीय विवेदन, ठीक है। उसके बाद में हम लक्षण की बात और कर लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। यानी कि एक प्रदेश से अन्य प्रदेश किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। क्षेत्रीय विवेदन का मतलब क्या है? इस उपागम का क्या मतलब है, क्या लक्षण है? यानी कि इसके अंदर जिसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक जो प्रदेश है उसका अन्य प्रदेश से किस प्रकार भिन्न है, इन लक्षणों का किसके अंदर अध्ययन किया जाता है? वो क्षेत्रीय विवेदन से किया जाता है। जिस प्रकार से मान लेते हैं ये कोई ए प्रदेश है और ये कोई अन्य प्रदेश है, इन दोनों के बीच के अंदर इसकी अपनी समानताएं हैं, और इसकी जो समानताएं हैं वो इससे नहीं मिलती। इसके पीछे क्या कारण है, इनका जो अध्ययन किया जाता है उस उपागम हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय विवेदन कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से किस प्रकार से अलग है, और उन लक्षणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्षेत्रीय विवेदन कहलाता है। और इस उपागम को आपको नोट लगाना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं पर मैं आपको बता देता हूं इस 1930 के अंदर क्या हुआ था, इसी के अंदर आपको लिख लेना है यहीं पर ही, ताकि आपकी याद रहे, और इसको नोट लगा लेना। 1930 के अंदर क्या हुआ? भूगोल का विभाजन का काल माना जाता है, ठीक है। ये जो मानव भूगोल हम कर रहे हैं इसका विभाजन का जो काल है, विभाजन का काल माना जाता है, ठीक है। और ये जो काल विभाजन का था ये दो प्रकार में हुआ, यानी कि दो प्रकार से ये विभाजन हुआ। किस किस के अंदर हुआ? पहला तो जो हुआ वो आर्थिक भूगोल के रूप में, भूगोल में, और जो दूसरा हुआ वो सांस्कृतिक भूगोल में हुआ, सांस्कृतिक भूगोल में हुआ, ठीक है। सांस्कृतिक भूगोल में आपसे पूछ ले कौन सा काल विभाजन का काल माना जाता है भूगोल में, तो 1930। और किस भूगोल के अंदर ये विभाजन हुआ? तो आर्थिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल के अंदर ये हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। ये हमारी हो गई तीसरी। उसके बाद में चौथी की हम बात करते हैं 1950 से 1970 के दशक तक, ठीक है। इसके अंदर जिस उपागम का प्रयोग किया गया उसको किया गया स्थानिक संगठन का, स्थानिक संगठन, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ? ये जो उपागम है इसका क्या मतलब था? कोई भी स्थान है, उस स्थान के बारे में हमें जो जानकारी जो प्राप्त हो रही है वो किस प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त करनी है, इस बारे में ये उपागम है। यानी कि कोई भी स्थान है, उस स्थान के बारे में जो भी हमें जानकारी इकट्ठी करनी है
वो किस प्रकार से, यानी कि कंप्यूटर, यानी कि उन जानकारियों को हासिल करने के लिए क्या प्रयोग में किया गया, तो वो ये किए गए। देखो पहली बात कंप्यूटर, कंप्यूटर। दूसरा इसके अंदर बात करूं तो सांख्यिकी, सांख्यिकी, ठीक है। और तीसरे की अगर बात करूं वह नियमों का प्रयोग किया गया, नियमों का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो स्थानिक जो संगठन था, इसका जो मुख्य जो केंद्र क्या रहा था, वो मानवीय क्रियाओं पर अध्ययन, ठीक है। ये आपका स्थानिक संगठन था। ये जो मानवीय क्रियाओं पर जो अध्ययन किया गया था वो टोटली रूप से किस के ऊपर आधारित था, कंप्यूटर के ऊपर, सांख्यिकी व नियमों के ऊपर आधारित था। यानी कि ये सारे के सारे क्या हो गए, प्रयोग के ऊपर आधारित था। अब मैं यहीं पर आपको एक क्रांति का बात बता देता हूं यहीं से, तो आपको याद रखनी है वो क्रांति। ये जिस क्रांति के अंदर प्रयोग किए गए, ये तथ्य किस क्रांति के अंदर प्रयोग किए गए, तो वो किए गए मात्रात्मक क्रांति के अंदर, मात्रात्मक क्रांति के अंदर, ठीक है। और ये जो मात्रात्मक क्रांति थी, इसकी शुरुआत किसने की, तो वो की थी जिफ ने। और कहां पर की थी, अमेरिका के अंदर, अमेरिका में, ठीक है। और इस मात्रात्मक क्रांति के आधार के ऊपर अमेरिकी जो नगरों का वर्णन किया गया था, यानी कि अमेरिकी नगरों का वर्गीकरण किया था, ठीक है। किसने किया था, जिफ ने किया था। और किस नियम के आधार के ऊपर किया था, वो जो नियम था वो कोटि आकार का नियम था, नियम, कोटि आकार का नियम था, ठीक है। मैंने आपको यहीं पर बता दिया मात्रात्मक क्रांति के बारे में। जिफ ने की थी अमेरिका के अंदर, अमेरिका के नगरों का वर्गीकरण किया था किस आधार के ऊपर, कोटि आकार के नियम के अंदर। इस मात्रात्मक क्रांति के अंदर क्या थे, कंप्यूटर, सांख्यिकी व नियमों के ऊपर यह आधारित है क्रांति थी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं 1950 और जो शतक का दशक था वो किस क्रांति के अंदर आता है, तो वो मात्रात्मक क्रांति के अंतर्गत आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, इसको आप नोट लगा लेना। और अब जो समय जो अवधि आ रही है उसको भी आपको नोट लगाना है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा, 1930 वाला सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करूं तो 1970 वाला सबसे महत्वपूर्ण है। तो 1970 वाला आप देखिए, 1970 इसके अंदर जो 1970 के अंदर क्या हुआ, पहले तो हम उपागम की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लक्षण की बात कर लेते हैं। देखो इस उपागम के अंदर क्या आई थी, 3 विचारधाराएं आई थी, ठीक है। क्या आई थी, विचारधाराएं आई थी। और ये जो विचारधाराएं आई ये कौन सी आई, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो देखो मानवतावादी, मानवतावादी, अमूलवादी, अमूलवादी, इसके अलावा जो आई व्यवहारवादी, व्यवहारवादी, ठीक है। ये क्या आई, 3 क्रांतियां किस दशक के अंदर, 1970 के अंदर, ठीक है। और इनके हम लक्षणों की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या खास लक्षण रहे थे उनके ऊपर हम मैं बात करूं तो पहली जो लाइन रहेगी मेरी, तो वो ये रहेगी, राजनीतिक व सामाजिक असमानता, ठीक है, असमानता। ये इसके क्या थे, लक्षण थे। ये तो हो गई हमारी पहली लाइन। दूसरी लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये जो 3 विचारधाराएं आई, आपसे पूछ ले किस
अवधि के अंदर ये तीन विचारधाराएं आई, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1970 रहेगा। और आपसे ये पूछ ले, ये जो तीन विचारधाराएं आई ये किसके कारण आई, यानी कि इसके लक्षण क्या रहे थे? तो वो लक्षण रहे थे, सबसे बड़ी जो क्रांति थी मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति के असंतोष से आई, असंतोष के कारण आई, यानी कि ये जो तीन विचारधाराएं जो थी, ये विचारधाराएं मात्रात्मक क्रांति से क्या थी? विरोध के अंदर ये तीन विचारधाराएं आई, यानी कि ये मात्रात्मक क्रांति का क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी, इससे सहमत नहीं थी, इसलिए ये तीन विचारधाराएं आई। इसको आपको नोट लगाना विशेष कर। उसके बाद में लास्ट के अंदर जो आता है, इतना कोई खास नहीं है लास्ट वाला, फिर भी 1990 उपागम क्या था? उत्तर आधुनिकवाद, आधुनिकवाद, ठीक है। और इसके अंदर क्या लक्षण था? यानी कि वैश्विक सिद्धांतों, वैश्विक सिद्धांतों से स्थानीय महत्व को समझना, ठीक है। ये क्या था? इसके लक्षण थे, यानी कि वैश्विक का मतलब क्या होता है? विश्व, विश्व का जो सिद्धांत है उसके अनुसार, यानी कि कोई भी स्थान है उसके महत्व को समझना, यानी कि वो स्थान किस प्रकार से फायदेमंद है, यानी कि उसके महत्व को क्या करना है? उजागर करना है। और ये किस क्रांति के अंदर थी? 1990 के उत्तर आधुनिकवाद के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं क्रांतियों के बारे में। जो क्रांति, जो हमारी ये तीन विचारधाराएं जो थी, इन्हीं तीन विचारधाराओं के ऊपर हम बात करते हैं। तो पहली हम विचारधारा जो ले रहे हैं उसका नाम है मानवतावादी। पहली विचारधारा क्या है? मानवतावादी, मानवतावादी, ठीक है। ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा को देखो महत्वपूर्ण क्या है, इंग्लिश में अगर बात करूं तो ह्यूमनिज्म कहेंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा दूसरा इसका अगर मैं नाम की बात करूं तो कल्याण परक, कल्याण परक, ठीक है। इस क्रांति के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो मानवतावादी जो है, इसका शब्द का जो यूज किया था, यानी कि ये शब्द किसने दिया? तुआन ने दिया, ठीक है। शॉर्ट नाम लिख रहा हूं, ये शब्द किसने दिया? तुआन ने दिया। इस मानवतावादी के अंदर है क्या? तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि लोगों के सामाजिक कल्याण से संबंधित है, कल्याण से संबंधित है भी। लोगों का क्या करना है? सामाजिक कल्याण करना है। और ये किसकी खास बात है? मानवतावादी। और ये शब्द किसने दिया? तुआन ने। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और इसके अलावा अन्य जो भी आपको लगता हो ये मानव के हित के अंदर, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? तो मानवतावादी के अंदर आएंगे। उसके बाद में हम दूसरी क्रांति की बात करते हैं। कौन सी? दूसरी क्रांति। दूसरी जो क्रांति है उसका नाम है अमूलवादी, अमूलवादी। इंग्लिश में इसको कहेंगे रेडिकल रिवोल्यूशन, ठीक है। रेडिकल रिवोल्यूशन इसको कहेंगे, या इसको एक नाम और भी दिया जाता है, वो नाम दिया जाता है अपने अतिवादी, अतिवादी, ठीक है। पहली बात तो ये जो अमूलवादी, ये जो विचारधारा है, ये किसके सिद्धांत के ऊपर आधारित है? ये मैं ऐसे लिख देता हूं, ये कार्ल मार्क्स के विचारों पर, के
विचारों पर। और ये जो अपने बात करें अमूलवादी, ये किसके ऊपर केंद्रित है? तो मैं यहां पर बात करूं तो निर्धनता, निर्धनता, बेरोजगारी, बेरोजगारी, अपराध, अपराध, सामाजिक असमानता, असमानता, भेदभाव, भेदभाव, इस पर केंद्रित है। ठीक है, ये जो क्रांति है किसके ऊपर केंद्रित है? इन तथ्यों के ऊपर ये आधारित है अमूलवादी। और ये कार्ल मार्क्स के विचार है, यानी कि ये सिद्धांत जो दिया गया है ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के ऊपर ये अमूलवादी अपने क्रांति जो है इसके ऊपर जो विचार रखे हैं वो कार्ल मार्क्स ने रखे हैं। और किन तत्वों के ऊपर रखे हैं? वो इन बातों के ऊपर ये विचार रखे हैं। इसके अलावा और बताऊं तो कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था कोई इसके अंदर दोषी माना है। पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में तीसरी जो अपनी जो क्रांति है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तीसरी जो क्रांति है वो है व्यवहारवादी, व्यवहारवादी। ये जो व्यवहारवादी है ये किसके ऊपर आधारित है? प्रत्यक्ष अनुभव के ऊपर आधारित है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। ठीक है, मेन जो लाइन है वो यही है। आपसे पूछ ले ऐसी कौन सी क्रांति है जो प्रत्यक्ष अनुभव के ऊपर आधारित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? व्यवहारवादी रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह मानव जाति, प्रजाति व धर्म पर केंद्रित है, केंद्रित है। ठीक है, तो ये हमारी 3 विचारधाराएं थी। समय के गलियारे के साथ में मानव भूगोल के विकास की बात थी, जिसके अंदर हमने समय अवधि, उपागम और लक्षणों के बारे में चर्चा कर ली। इसके अलावा 3 विचारधाराएं मैंने आपको बता दी, जिन विचारधाराओं के अंदर 1930 वाला सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे विभाजन का काल कहते हैं आर्थिक और सांस्कृतिक भूगोल के अंदर। उसके बाद में अगर और बात करूं तो 1970 का जो दशक था वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अंदर जिसका विरोध किया गया था वो विरोध किया गया था मात्रात्मक क्रांति का। और उस मात्रात्मक क्रांति के कारण जो विचारधाराएं उत्पन्न हुई उनका जो नाम था वो हमने कर लिया व्यवहारवादी, अमूलवादी व मानवतावादी। तो आपसे पूछ ले ये जो 3 विचारधाराएं थी किसके कारण उत्पन्न हुई, तो आपका आंसर क्या रहेगा? मात्रात्मक क्रांति था। इसका कारण क्या था? क्योंकि मात्रात्मक जो क्रांति थी वो सारी की सारी यंत्रों के ऊपर आधारित थी। और इनका यह कहना था भी मानव जो है वो यंत्र नहीं है, मानव एक जीवित प्राणी है जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, वो कोई मशीन नहीं है। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है ये पूरा होता है। इसके बाद में सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो हम बाद में करेंगे, जिसका नाम है अपने उप क्षेत्र की बात करें, मानव भूगोल के उप क्षेत्र। वो छोटा सा 5 या 10 मिनट का वीडियो रहेगा, वो हम कल करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।